नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी में समन्वय के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगी। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर 3 विमान भारत के लिए रवाना। रूस और यूक्रेन ने संकट के समाधान के लिए बेलारूस सीमा पर उच्च स्तरीय वार्ता की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ और यूरोपीय फुटबॉल संघ ने रूस को सभी प्रतियोगिताओं से निष्कासित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार का आज अंतिम दिन। मणिपुर में पहले चरण में 84% से अधिक मतदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह आज से शुरू। इसमें पुरुष और महिलाओं की समानता और महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। और महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी, जो 1932 में ब्रिटिश शासन विरोध प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। इसका सही उत्तर है थिरुपुर कुमारन। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर के समर्पित गुप्ता। मेरा नाम समर्पित गुप्ता है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं MBBS प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आकाशवाणी समाचार के क्विज का विनर बना हूँ और इसके लिए मैं आकाशवाणी समाचार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार रोज सुनता हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्ञानवर्धक और जीवन को प्रेरित करने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। मैं देश के युवाओं से अपेक्षा करता हूँ कि वे सभी बढ़ चढ़कर देश में होने वाली आजादी के 75वें वर्ष पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 58वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरांग में INA के सैनिकों की मेजबानी की और उन्हें दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीने तक खाद्यान्न की व्यवस्था की।
प्रश्न एक बार फिर सुन लें। मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरांग में आईएनए के सैनिकों की मेजबानी की और उन्हें दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीनों तक खाद्यान्न की व्यवस्था की। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा सरकारी तंत्र 24 घंटे ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित और सकुशल रहें। विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों में विशेष दूतों के रूप में 4 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजने से भारतीयों की वापसी के प्रयासों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि सरकार इस मामले को कितनी प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय संकट से उबरने के लिए यूक्रेन को आज राहत सामग्री की पहली खेप भेजी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के अनुरूप यूक्रेन में फंसे और सहायता की राह देख रहे पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की भी मदद करेगा। भारत ने यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में विशेष दूत भेजने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे। विधि मंत्री किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी हंगरी और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। ये विशेष दूत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के कार्य में समन्वय करेंगे। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोल्दोवा में भी निकासी प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती परामर्श जारी होने के बाद से 8,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन से निकल चुके हैं। 6 उड़ानों से लगभग 1,400 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। 4 उड़ानें बुखारेस्ट और 2 बुडापेस्ट से संचालित की गईं। श्री बागची ने बताया कि पोलैंड और रोमानिया तक पहुंचने के प्रयास भी आगे बढ़े हैं। मंत्रालय हंगरी सीमा के जरिए निकासी प्रक्रिया को विस्तार दे रहा है। मोल्दोवा से होकर एक नया मार्ग भी खोला गया है। विदेश मंत्रालय का दल कल मोल्दोवा पहुंच गया। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर 3 विमान भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 182 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा की 7वीं उड़ान कल रात बुखारेस्ट से मुंबई के लिए रवाना हुई। आज 8वीं उड़ान 216 भारतीयों को लेकर बुडापेस्ट से और 9वीं उड़ान 218 भारतीयों के साथ बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है।
विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी होने तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारा सभी की सुरक्षित वापसी का प्रयास जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री एडवार्ड हेगर और रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोलाई इयोनेल सियुका से फोन पर बात की। श्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए और भारत की विशेष उड़ानों को अनुमति देने के लिए दोनों देशों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले कुछ दिनों के लिए स्लोवाक से यही सहायता जारी रखने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों को बिना वीजा रोमानिया में प्रवेश देने और भारत के लिए विशेष उड़ानों की अनुमति देने की विशेष रूप से सराहना की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जारी हिंसा और मानवीय संकट पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए विद्वेष समाप्त करने और बातचीत से समाधान के भारत के निरंतर आग्रह को फिर दोहराया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रों के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने के महत्व पर बल दिया। रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच बेलारूस सीमा पर संघर्ष विराम के बारे में बातचीत समाप्त हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने शांति वार्ता में क्रीमिया और डोनबास सहित सभी स्थानों से रूसी सैनिकों की वापसी की मांग की। अगले दौर की बातचीत पोलैंड और रूस की सीमा पर होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के सरकारी अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ से कहा है कि उनका देश रूस के हमले से जूझ रहा है और उसे विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत तत्काल यूरोपीय संघ की सदस्यता दी जानी चाहिए। यूक्रेन संकट पर कल संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष आपात सत्र आयोजित हुआ। इसमें तत्काल संघर्ष विराम करने और अधिक से अधिक संयम बरतने तथा कूटनीति और संवाद से हल ढूंढने का आह्वान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि अब बहुत हो चुका है और सैनिकों को अपने बैरक में वापस चले जाना चाहिए। शांति की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता महत्वपूर्ण है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन संकट पर तटस्थता छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि वह रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति इग्नेजियो कासिस ने कहा कि यूरोपीय संघ ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसी तरह स्विट्जरलैंड भी प्रतिबंध लगाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा और यूरोपीय फुटबॉल संघ यूईएफए ने रूस की राष्ट्रीय टीम और रूसी फुटबॉल क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। रूस की टीम कतर में आगामी फीफा विश्व कप में हिस्सा नहीं ले पाएगी। यूरोपीय फुटबॉल संघ ने रूस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी गज़प्रॉम के साथ अपनी साझेदारी खत्म करने की भी घोषणा की है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी में समन्वय के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगी। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर 3 विमान भारत के लिए रवाना। रूस और यूक्रेन ने संकट के समाधान के लिए बेलारूस सीमा पर उच्च स्तरीय वार्ता की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ और यूरोपीय फुटबॉल संघ ने रूस को सभी प्रतियोगिताओं से निष्कासित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार आज अंतिम दिन। मणिपुर में पहले चरण में 84% से अधिक मतदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह आज से शुरू। इसमें पुरुष तथा महिलाओं की समानता और महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। और महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। तो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में चुनावी संग्राम अब पूर्वांचल के इलाके में पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार का शोर छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में आज शाम थम जाएगा। यहां 10 जिलों के 57 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। जिन जिलों में छठे चरण में मतदान होना है उनमें बलरामपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर और बलिया शामिल हैं। इस बीच आखिरी 2 चरणों के चुनावों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रमुख भाजपा नेता जैसे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य आज पूर्वांचल के विभिन्न इलाकों में रैलियां और जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महाराजगंज में रोड शो करेंगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती मिर्जापुर में रैली को संबोधित करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 6 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में 84% से अधिक मतदान हुआ। दूसरे चरण में 5 मार्च को मतदान होगा। इस चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज थौबल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन करेगा। मंत्रालय 7 दिन के इस उत्सव में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा और सोशल मीडिया पर कई अभियान चलाए जाएंगे। ये सप्ताह पुरुषों और महिलाओं की समानता तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हुई प्रगति का उत्सव मनाने का एक अवसर होगा। महाशिवरात्रि आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। श्रद्धालु पवित्र गंगा सहित पवित्र नदियों तथा प्रयागराज में भी संगम में स्नान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस अवसर पर उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम समारोह में 21 लाख मिट्टी के दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी वसंत दादा पाटिल को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1989 को हुई थी। 13 नवंबर 1917 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे वसंत दादा पाटिल सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। हालांकि वे सत्याग्रह के गांधीवादी दर्शन में विश्वास करते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि केवल सत्याग्रह मोर्चे या जन आंदोलनों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद वसंत दादा पाटिल सत्याग्रही बन गए। आजादी के बाद 1976 से 1985 के बीच वसंत दादा पाटिल 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में,
चल पड़े कोटि पग उसी ओर। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और कवि सोहनलाल द्विवेदी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात द्विवेदी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। उन्हें युगवतार गांधी सहित देशभक्तिपूर्ण कविताओं के लिए जाना जाता है। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक हे युगाधार। युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की चाल रोक। नित महाकाल की छाती पर, लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। हम इस महान भारतीय कवि को नमन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी नौहाल सिंह को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिन्हें 1857 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने पर अंडमान द्वीप समूह निर्वासित किया गया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में सैनिक थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और बिहार तथा बंगाल में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर कई हमलों में भाग लिया। ऐसे ही एक हमले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। कालापानी में नजरबंदी के दौरान 8 जुलाई 1859 को नौहाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी महारानी ओरैन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने तेभागा आंदोलन में भाग लिया था। 1 मार्च 1947 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जोतेदार के अन्न भंडार पर छापेमारी के दौरान पुलिस की गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। हम भारत की इस बहादुर बेटी को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी। ये आकाशवाणी है। मूंग दाल के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य में 3.86% की गिरावट दर्ज की गई है। मूंग दाल का मूल्य कल 102 रुपये 36 पैसे प्रति किलोग्राम था। पिछले वर्ष 28 फरवरी को मूंग दाल की कीमत 106 रुपये 47 पैसे प्रति किलोग्राम थी। और अब मौसम। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने और बिजली चमकने की संभावना है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे, जबकि जम्मू में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फॉल, शिलोंग, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। और मनोज, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी, रूस के हमलों के बीच बातचीत और यूक्रेन के संघर्ष विराम की मांग अखबारों की सुर्खियां बनी है। हिंदुस्तान ने बड़े अक्षरों में लिखा है, भारत सरकार ने झोंकी पूरी ताकत, 8000 लोगों को यूक्रेन से वापस स्वदेश लाया गया। जनसत्ता का शीर्षक है, भारतीयों की वापसी के लिए 4 मंत्री जाएंगे। हरिभूमि लिखता है, प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक, चुनौतीपूर्ण हालात के बीच 4 केंद्रीय मंत्रियों को विशेष दूत के तौर पर यूक्रेन से सटे देशों की सीमाओं से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का काम सौंपा। दैनिक भास्कर ने रूस की मुद्रा में गिरावट की खबर दी है। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, इकोनॉमी की रफ्तार 4% की दर से बढ़ी। दैनिक
दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, शुरुआती नुकसान से उबरा शेयर बाजार, कारोबारी सत्र के लगातार दूसरे दिन बाजार में बढ़त रही। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बनाई गई, लिखता है नवभारत टाइम्स। रेलवे ने सामान्य श्रेणी की यात्री सेवाएं बहाल की, लिखता है जनसत्ता। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कोरोना काल में बंद सभी रेलगाड़ियां बहाल, जनरल टिकट भी मिलेगा। राष्ट्रीय सहारा ने आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के अध्ययन के आधार पर लिखा है, कोरोना संक्रमण की चौथी लहर जून के आसपास आ सकती है। लोक सत्य का शीर्षक है, सावधान, जून में चौथी लहर की आशंका। आज महाशिवरात्रि पर अखबारों ने शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न शिवालयों के सुरुचिपूर्ण चित्र के साथ मान्यताओं पर आलेख दिया है। लोक सत्य लिखता है, महाकाल में 21 लाख दियों से जगमगाती शिवरात्रि की तैयारी। दैनिक ट्रिब्यून ने जम्मू में महाशिवरात्रि की तैयारी का चित्र पहले पन्ने पर दिया है। तकनीकी से तालमेल शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मुंबई के डब्बावाला भी होंगे डिजिटल, बदलाव जरूरी, ऑर्डर ऑनलाइन। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरांग में आईएनए के सैनिकों की मेजबानी की और उन्हें दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीनों तक खाद्यान्न की व्यवस्था की। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarabharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी में समन्वय के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगी। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर 3 विमान भारत के लिए रवाना। रूस और यूक्रेन ने संकट के समाधान के लिए बेलारूस सीमा पर उच्च स्तरीय वार्ता की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार आज अंतिम दिन। मणिपुर में पहले चरण में 84% से अधिक मतदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह आज से शुरू और महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।